हे वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं साइकोलॉजी के कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि कैसे कैसे प्रश्न हैं और कैसे कैसे उनके आंसर्स हमको फाइंड करने हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने जोवियल साइकोलॉजी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलते रहते हैं, एमसीक्यू मिलते रहते हैं और भी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है जो कि आपके साइकोलॉजी की नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तो आप उसे ज्वाइन करने के लिए सीधा जोवियल साइकोलॉजी नाम से टेलीग्राम पर सर्च करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां पर मैंने उसका लिंक प्रोवाइड किया है, उसे ज्वाइन करके आप सीधा वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि मैं साइकोलॉजी के पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। उन सभी को मैंने प्ले लिस्ट में सेटअप किया है, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में समझते हैं कुछ एमसीक्यू और उनके आंसर्स के बारे में। हाँ, आप चाहें तो अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। मेरी द्वारा आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिएगा कि सही उत्तर क्या हो सकता है। निश्चित ही आप सही उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी को जिससे संबंधित मैंने आज क्वेश्चन यहाँ रखे हैं उसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आप एक बार देख लीजिए थ्योरी को। उसके बाद आप एमसीक्यू भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है रोहन wants to study the process of thinking, which field of psychology should he choose? देखिए, जो रोहन है वो क्या करना चाहता है? He wants to study the process of thinking, यानी अध्ययन करना चाहता है कि जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में हिडन है, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो आप सोचिए, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चारों ऑप्शन को देखिए और सोचिए और बताइए कि सही उत्तर क्या हो सकता है। जब मैंने आपके साथ थ्योरी को डिफाइन किया था, उस समय मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बताया था। तो अगर आपने उसको पढ़ा है तो आंसर भी अब तक आपको आ चुका होगा। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कॉग्निटिव। ध्यान रखिए, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कि हम कैसे प्रोसेस करते हैं, यानी जो हमारी थिंकिंग है वो कैसे प्रोसेस होती है, कैसे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कैसे हम उसको रिट्राइव करते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसपे कहा गया है आई बिलीव पीपुल चूज टू लिव मीनिंगफुल लाइफ्स, मतलब मैं विश्वास करता हूं कि लोगों को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। आई शेयर मैनी ऑफ द सेम बिलीव्स एज कार्ल रोजर, यानी जो कार्ल रोजर के जो बिलीव्स हैं मैं उनको मानता हूं या शेयर करता हूं। अब बोला है आगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई बिलीव मैनी पीपुल हैव द एबिलिटी टू रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी मैं यह भी विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो योग्यता रखते हैं कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कंडीशन पर पहुंच सकते हैं। तो आपको बताना है हु एम आई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी गई है, एक बिलीफ सिस्टम के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति इस तरह के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करता है। तो हमें ये बताना है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, हु एम आई। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है उन बातों पर ध्यान देंगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर दिखने लगेगा। देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसके बाद यहाँ पे कार्ल रोजर का नाम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कही गई है, मीनिंगफुल लाइफ की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ें जैसे मीनिंगफुल लाइफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कार्ल रोजर, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके आंसर को इंडिकेट कर रही हैं। तो हु एम आई, यानी इस तरह के बिलीव को रखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन हो सकता है। तो सोचिए, आपको जिस तरह से नाम दिए गए हैं उनमें से किसी एक पर्सन को चुनना है जो इस तरह के बिलीफ सिस्टम को रखता है। तो ये सीधी सी बात है, ये आपका आता है मैस्लो के अंतर्गत। मैस्लो की भी थॉट यही थे। उन्होंने भी आपको पता होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए एक ट्रायंगल बताया था जिसके बारे में बेसिक नीड्स, उसके बाद जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं सबके बारे में डिफाइन किया था। तो मैं उसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपने थ्योरी में देखा होगा तो आप निश्चित समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो मैं फिर से बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मैस्लो। तो आप निश्चित ही समझ गए होंगे।
इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है ऑफ द फॉलोइंग हु इज एसोसिएटेड विथ द गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट स्कूल से किसका नाम जुड़ा है ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पहले डिफाइन किया था तो सीधा सा मैं बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मैक्स वदाइमर। आपको मैंने जब थ्योरी को डिफाइन किया था उस टाइम पर मैंने बताया था जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है उसको मैक्स वदाइमर ने फाउंड किया था, और उसके साथ में और भी नाम आते हैं जैसे वोल्फगैंग कोहलर का नाम आता है, कर्ट कोफका का नाम आता है। तो इन्होंने भी इल्यूजन और जो फ्लैशिंग होता है लाइट्स उसके बारे में, परसेप्शन मूवमेंट आदि के बारे में अध्ययन किया था और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में बताया था। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये आपका मैक्स वदाइमर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट रोट द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को लिखा था। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का नाम आपने सुना होगा, विलियम जेम्स जो कि फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए हैं। किससे? फंक्शनलिज्म से, प्रकारवाद बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हमें ये बताना है कि इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें पूछा गया था। और ये बुक आपका 1890 में पब्लिश हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया था कि जो स्टडी ऑफ माइंड है, सेंसेशन, मेमोरी है, रीजनिंग है, इन सब के बारे में अध्ययन करने की बात की गई थी। ये फंक्शनलिज्म से संबंधित है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आप अगर चीज़ों को और अच्छे से करना चाहते हैं तो प्रत्येक ऑप्शन में और भी जो नाम दिए जाते हैं उनको भी सोचा करिए। जैसे कि विलेहेल्म वुंड लिखा है तो आपको यहाँ पर खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि वुंड किससे जुड़े थे, जॉन वाटसन किससे जुड़े थे, सिगमंड फ्राइड किससे जुड़े थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट करेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड अ साइंस मेनली बिकॉज इट रिलीज ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यानी मनोविज्ञान को विज्ञान समझा जाता है क्योंकि ये आपके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है। तो अब ये बताना है कि विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी सपोर्ट दिस, यानी मनोविज्ञान का कौन सा पर्सपेक्टिव या कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान का इसको सपोर्ट करता है। तो अब आइए ऑप्शन पर। ऑप्शन में बोला गया है बिहेवियरिज्म, साइकोडायनामिक साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। जब आपको मैंने बिहेवियरिज्म के बारे में बताया था उस टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि जो बिहेवियरिज्म होता है उसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात की जाती है। तो अब देखिए आपका इसमें जो ऑप्शन ए है ये आपका सही है। ओके, आप इसको ध्यान रखिएगा। और बिहेवियरिज्म इससे कौन संबंधित था, कौन मनोवैज्ञानिक संबंधित था, तो आपको ध्यान रखना है इससे जॉन वाटसन संबंधित थे। कौन? जॉन वाटसन। तो आप ऐसे ही इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद और भी नाम दिए गए हैं जैसे कि आपका साइकोडायनामिक, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो ये अलग फील्ड है, इनमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात नहीं की जाती है, लेकिन बिहेवियरिज्म में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रिक साइकोलॉजी। यानी यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन इलेक्ट्रिक साइकोलॉजी को सबसे बेहतरीन तरीके से डिफाइन करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इलेक्ट्रिक साइकोलॉजी होती है ये क्या करती है। इसका मतलब होता है कि इसमें साइकोलॉजी के बहुत सारे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन होती है जिसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक अप्रोच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स एंड आइडियाज फ्रॉम मैनी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो आप ध्यान रखिए, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ थ्योरीज विद इन द फील्ड। यानी साइकोलॉजी में जो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उसके अंतर्गत जो उन सबको शामिल किया जाता है उसके बाद इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक साइकोलॉजी है, दैट इज द ऑप्शन डी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है कि साइको एनालिटिक थ्योरी फोकसेस मेनली ऑन। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है ये किस पर आधारित है या फिर किस पर ज़्यादा फोकस करती है। सो इट इज़ वेरी इजी, कई बार इसको डिफाइन किया है। सीधी सी बात है, साइको एनालिटिक थ्योरी आपके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं, उस पर ये ज़्यादा फोकस करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। और साइको
एनालिटिक किसने दिया था? आपको रट गया होगा, साइको एनालिटिक आपके सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा था फ्रायड ने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ इवान पेवलोव्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वाज दैट। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा जो इवान पेवला का जो क्लासिकल कंडीशनिंग था उसमें क्या बोला गया था। आपको याद होगा कि पेवलोव ने अपने प्रयोग में डॉग को यानी कुत्ते को खाना देने से पहले बैल का यूज किया था, है ना। और आपको पता होगा कि उस बैल से कंडीशनिंग हो गई थी जिसकी वजह से खाना आने के पहले कुत्ते के मुंह में लार यानी सैलिवा आना शुरू होती थी। तो मेन बात यह है कि इन्होंने इवान पेवलोव ने जो थ्योरी दी थी ये आपका इनवॉल्यूंटरी यानी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस पर आधारित थी। और कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो ह्यूमन बिहेवियर वॉल्यूंटरी चॉइस होता है, यानी जो भी ह्यूमन व्यवहार करता है उसकी वो खुद की इच्छा होती है, उसके आधार पर करता है। इसलिए इसकी थोड़ी सी आलोचना हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो इवान पेवलोव का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या करता है, इट डिड नॉट टेक अकाउंट वॉल्यूंटरी ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन का जो वॉल्यूंटरी बिहेवियर होता है उसको ये डिफाइन नहीं करता है, तो उसकी मतलब हेल्प नहीं करता है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी आलोचना होती है, तो आप ध्यान रखिए। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वाज अ स्ट्रक्चरलिस्ट। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो स्ट्रक्चरलिस्ट था। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो सोचिए खुद ही पहले से। वैसे से मैं सीधा बताता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी विल्हेल्म वुंट। यानी जो विल्हेल्म वुंट थे ये आपके स्ट्रक्चरलिस्ट थे जिसे हम संरचनावादी कहते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि विलियम वुंट ने 1879 में सबसे पहले एक लैब इस्टेब्लिश किया था, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी जर्मनी के लिप्जिग में। तो आप ध्यान रखिएगा। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है वो क्या करता है, वो आपके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कॉन्शियस माइंड्स के उसको डिफाइन करता है, संरचनावादी जिसे बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है द यूज ऑफ रिवार्ड्स पनिशमेंट एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो देखिए इसका आंसर भी आपके क्वेश्चन में है। पनिशमेंट की बात हो या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की बात हो, ये किस में बात कही जाती है, ये आपका आता है बिहेवियरल साइकोलॉजी में। इसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है गिव मी a dozen healthy infant and my own special world to bring them up in, and I will guarantee to take anyone at random and train him to become any type of specialist, lawyer, doctor. What psychological approach would support this statement? इस क्वेश्चन में आपके सामने स्टेटमेंट बताया गया है और पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किस साइकोलॉजिकल अप्रोच को सपोर्ट करता है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि मुझे कुछ आप ऐसे बच्चे दीजिए जो कि स्वस्थ हों और उन्हें मुझे अपने तरीके से रखने दीजिए। उसके बाद आप जो कहो, आप कहो डॉक्टर, आप कहो लॉयर, आप जो कहो हम उसको वो बना देंगे। तो ये किसने कहा था या फिर ये किस साइकोलॉजिकल अप्रोच को सपोर्ट करता है, तो ये बात है यहाँ पे। तो इसमें ये पूछा है कि किस साइकोलॉजिकल अप्रोच को सपोर्ट करता है, ये बताना है। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट वाटसन के द्वारा कहा गया था। जो जॉन बी वाटसन थे उन्होंने कहा था कि आप मुझे किसी भी तरीके के इन्फेंट बच्चे दीजिए जो कि हेल्दी हों और आप उन्हें जो कहो हम उनको वो बना सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बिहेवियरल है, ऑप्शन डी है, क्योंकि वाटसन आपके बिहेवियरिज्म से संबंधित हैं। तो और उनको लगता था कि सच में ऐसा होता है कि हम जो बच्चे होते हैं उनको जो चाहें वो बना सकते हैं, एनवायरनमेंट पे और बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखिए, दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है कि इसमें इसका वाटसन का नाम नहीं पूछा था, ये पूछा था कि ये किस साइकोलॉजिकल अप्रोच को सपोर्ट करता है। तो ये बिहेवियरल को सपोर्ट करता है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखिए ये वाटसन के द्वारा ऐसा बोला गया था। यानी 3-4 बातें इसमें आती हैं, वाटसन का ये बिहेवियरिज्म हो गया, वाटसन का स्टेटमेंट हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है हु वाज कंसीडर्ड
द फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे समझा जाता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बताइए। वैसे मैं बताता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, वुंट। आपको अभी मैंने शुरू में बताया था विल्हेल्म वुंट थे जिन्होंने सबसे पहले 1879 में जर्मनी लिप्जिग में अपना एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले, तो इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है जिसमें कहा गया है वन मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, यानी जो संरचनावादी है और जो प्रकारवादी है इन दोनों में अंतर बताना है। तो आपको पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं। मैं पहले दोनों के बारे में डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ पर आते हैं सीधे आंसर पे। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि जो माइंड होता है उसे हम अलग अलग तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी अलग अलग मेंटल एलिमेंट्स में। और जो फंक्शनलिस्ट होते हैं, यहाँ पर लिखा है वाइल फंक्शनलिस्ट, जबकि जो फंक्शनलिस्ट होते हैं वो विश्वास करते हैं कि जो बिहेवियर होता है वो किसी प्राणी का एनवायरनमेंट में एडेप्ट करने के लिए उसे हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपका ये फंक्शनलिस्ट का व्यू लिखा हुआ है और ये यहाँ पे शुरू में स्ट्रक्चरलिस्ट का व्यू लिखा हुआ है, यानी उनके थॉट्स लिखे हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है द आइडिया दैट साइकोलॉजी इज नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट और ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स बट इंस्टेड शुड फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द बेसिस फॉर विच साइकोलॉजिकल अप्रोच। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक फैक्ट की बात नहीं करता है, लेकिन ये ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करता है या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस पर फोकस करना चाहिए। तो बताना है कि ये कौन सा इसमें से अप्रोच सही होगा, साइकोलॉजिकल अप्रोच सही माना जाएगा। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो शुरू में स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म है, तो ये तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक की बात करते हैं, लेकिन जो ह्यूमनिज्म होता है वो नहीं बोलता है। ये तो बोलता है भाई सारा कुछ ह्यूमन एक्सपीरियंस पर होता है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा। ह्यूमनिज्म किसने दिया था आपको बताना है। आपके लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि ह्यूमनिज्म किससे संबंधित है, कौन से साइकोलॉजिस्ट इससे जुड़े हुए हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है क्लाइंट्स हु वर्क विथ देयर थेरेपिस्ट टू एक्सप्लोर देयर पास्ट टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ देयर इलनेस वुड बी सीकिंग व्हाट टाइप ऑफ थेरेपी। यानी जो कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि थेरेपिस्ट के साथ में रहते हैं, काम करते हैं, उनके अंडर में रहते हैं और वो अपने पास्ट को खोजना चाहते हैं ताकि उनकी समस्याएं, उनकी बीमारियां ठीक हो सकें। तो ये बताना है कि ये क्लाइंट किस तरह की थेरेपी में शामिल हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है, सोचिए और बताइए। वैसे भी जो आंसर है आपके क्वेश्चन में छिपा हुआ है, जहाँ पर पास्ट की बात आती है तो कहीं कि वो साइको एनालिटिक में आता है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से आज मैं आपके साथ कुछ MCQ शेयर किया। आप स्टडी कीजिएगा, समझिएगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा कुछ ऐसे ही और भी स्टडी करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और आप जुड़े रहें हमारे साथ।